ठीक है, तो ये पूरी थ्योरी इसी बात से स्टार्ट होती है जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। You have the right to perform your duty or action, but never the result or the fruits of your action. इसका मतलब है कि आप अपने एक्शन को कर सकते हैं, लेकिन आप उसके रूट्स को, उसके फ्रूट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। ना ही आप अपने फ्रूट्स को बना सकते हैं खुद से, ना ही आप उसके एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। आप सिर्फ अपना एक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी ड्यूटी को निभा सकते हैं, आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट मैं करूँ, उसका रिजल्ट मैं दूँ। ठीक है, ये श्रीमद् भागवत कथा में आपको मिल रहा है। तो ये कर्मों का पूरा एक्शन और पूरा का पूरा खेल इसमें इसी लाइन के अंदर आता है। जब हम इसको डीपली समझेंगे और आगे अभी हम समझेंगे, तो हम इसी लाइन को ब्रीफली समझ पाएंगे कि इसका रोल क्या है और ये लाइन से हमें क्या सीखने को मिल रहा है और इसका हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में क्या रिलेवेंस है। कि आप जो भी कर्म करेंगे, वो कर्म का फल आपके हाथों में नहीं है। ना आपने कोई पिछला कर्म किया था, पिछले जन्म जो कर्म किया था उस कर्म का फल आपके हाथों में था। वो अभी आप उसके फ्रूट को अभी आप एक्सेप्ट कर रहे हो और आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और जो एक्शन अभी आप आज कर रहे हैं उसका एक्शन आपको नेक्स्ट लाइफ में करना पड़ेगा। कुछ कर्म ऐसे होंगे जो अभी आप इंस्टेंटली इसी लाइफ में उसका फल देखेंगे, और कुछ कर्म ऐसे होंगे जो नेक्स्ट लाइफ में आप देखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत प्रकार के कर्म होते हैं, कैसे कैसे कर्म होते हैं इनको हम जानते हैं। उसके बाद हम डिटेल में चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आप लोगों को बताऊं, ये थोड़ा सा डीप थ्योरी है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत ही सटीकता से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप जो भी जानते हैं उसको अभी 1 घंटे के लिए भूल जाइए। आप ये सोचिए कि आप अभी कुछ नहीं जानते, तभी आप यहाँ से कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिएगा। जिन लोगों का टेंशन नहीं होगा उन लोगों को लास्ट में दिक्कत आएगी और उन लोगों को पता नहीं चलेगा क्या चीज कैसे बन रही है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कर्मास होते हैं। हमारे संचित कर्म होते हैं। ठीक है, संचित कर्म क्या होते हैं? संचित कर्म रिप्रेजेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल कर्मास फ्रॉम पास्ट लाइफ। मतलब हो गया, जो कर्म आप अपने पास्ट लाइफ से लेकर के संचित करके आ रहे हैं, मतलब जो चीज आप अपने बैग में ऑलरेडी लेकर के आ रहे हैं, ये चीज आप अपने बैग में लेकर के आए हो पिछले जन्म से, संचित करके आपने बटोर कर लेके आए हो आप। ठीक है, आप पैसे यहाँ से लेके नहीं जाते, कर्म लेकर के जाते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं एक बात बताता हूँ। जो लोग बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं और उस पैसे को खुद भोगते हैं, उस पैसे को डोनेट नहीं करते, उस पैसे से लोगों का काम नहीं करते, उस पैसे को फ्लो में नहीं लाते, मतलब ये हुआ कि आपने जो भी किया वो यहीं पे खत्म कर दिया, अपने ऊपर भोग करके खत्म कर दिया। जब आप उस पैसे को सर्कुलेट कर रहे हैं, आप उस पैसे को लोगों को दान कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं लोगों की, तब वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, आप अपने संचित कर्म बना रहे हैं। या आप पैसे से करें या किसी भी चीज से करें, किसी भी रूप में करें, तो वो संचित कर्म जो है वो आप लेकर के आ रहे हैं पास्ट लाइफ से, जो आप लेकर के आएंगे। वो आपको देखना आना चाहिए कि आप वो कर्म के जो आप संचित कर्म है, वो आप कहाँ से कितना लेकर के आए हैं, कैसा लेकर के आए हैं, ये आपको देखना आना चाहिए। The vast reservoir of karmic energy that the carrier built up through countless action influenced by the अनहाथ और कॉन्शियस। देखिए, जो आप एक्टिव थे, मतलब आप जो कॉन्शियस थे, उस समय आपने जो भी कर्म किए, वो कर्मों का जो लेखा जोखा है, वो जितने भी उसका हिसाब किताब जो बना है, वो हिसाब किताब लेकर के आप अभी इस लाइफ में लेके आए हैं। ठीक है, आप एक्यूमुलेट करके इसको लेकर के आए, और उसी के हिसाब से अभी आज आपको वो सारी चीजों को, उसका रिजल्ट आपको आज मिल रहा है। हम कहते हैं हमारी लाइफ में ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। तो वो सारी चीजें संचित कर्म है जो आप वहां से लेकर के आए हैं। अब आप यहाँ पे एक्शन कैसा लेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, अभी हम टाइप्स ऑफ कर्म में सीखेंगे। ठीक है, संचित कर्म आप लोगों को क्लियर है कि ऐसे कर्म हुए जो कर्म आप पिछले जन्म से एक्यूमुलेट करके लेके आए हैं। ठीक है, एक्टिव रहिएगा बिल्कुल। तो ये होते हैं हमारे संचित कर्म। अब आते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म क्या होता है? मैं हमेशा अपने क्लासेस में ये बात यूज करता हूँ, इस इंसान का ये प्रारब्ध है, इस इंसान को ये चीज होना था, ये इसके प्रारब्ध में था। तो प्रारब्ध मैं बहुत ही ज्यादा इसको वैल्यू देता हूँ और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ और ये मैं जानता भी हूँ कि प्रारब्ध कर्म कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसको भाग्य भी बोलते हैं। जो आपने
संचित कर्म किया, उससे जो आपका भाग्य बना, संचित कर्म किया आपने, वो कर्म एक्यूमुलेट होकर जैसा भाग्य आपका बना वो है आपका प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध को कभी काटा नहीं जा सकता, ध्यान रखिएगा। मैंने ये बताया हुआ है क्लास में, 12% हर इंसान के लाइफ में प्रारब्ध कर्म होते हैं जिसको आप काट नहीं सकते, उसको आप टाल नहीं सकते, वो होना है तो वो होगा ही। ठीक है, जिस पर्सन को जो चीज आनी है, कोई बीमारी है, कोई लोन है, कोई डेप्थ है, ये सारी चीजें जो भी होती है वो प्रारब्ध कर्म है, वो आनी ही आनी। प्रारब्ध कर्म इज अ पोर्शन ऑफ संचित कर्म दैट इज एलोकेट पर्टिकुलर लाइफ टाइम। ठीक है, एलोकेट इन द पर्टिकुलर लाइफ टाइम, मतलब कि आपके जो अभी लाइफ टाइम का जो पीरियड है ये प्रारब्ध में आपको भोगने हैं। मतलब जो आप पिछला संचित कर्म लेकर के आए हैं, उस कर्म का जो भी एक्यूमुलेटेड कर्म है आपका, उस कर्म का जो भोगना है आपको इस पूरे लाइफ में, आप इसके आगे लेके नहीं जाएंगे आप। तो जो अभी आप इस पूरे लाइफ में भोगेंगे वो है आपका प्रारब्ध कर्म। ठीक है, अभी इसके आगे लेके नहीं जाने वाले आप इस प्रारब्ध कर्म को यहाँ पे कंप्लीट भोगोगे। ठीक है, इट इज डेस्टाइन कर्म दैट मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड एंड एग्जॉस्टेड इन द करेंट बर्थ। ये यहाँ पे खत्म होगा, यहाँ पे ये सारी चीजें, सारी कठिनाई होंगी ही होंगी, उसके बिना आप नहीं जा सकते। प्रारब्ध के बिना किसी की मृत्यु भी नहीं हो पाती है, याद रखिए। जब तक आप अपने पूरे के पूरे प्रारब्ध कर्म नहीं करेंगे कंप्लीट, तब तक आपकी मृत्यु भी नहीं होगी। मैंने ये बार बार समझाया है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका 12% अभी खत्म नहीं हुआ है तो आपका मृत्यु का समय भी नहीं आया है। वो भी 12% में लिखा है कि कौन इंसान कब जाने वाला है, कैसे जाने वाला है। तो आपके लाइफ में जितने भी इवेंट्स हैं, जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं, जो 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 चीजें हैं जो प्रारब्ध में है, वो होंगे ही होंगे, क्योंकि वो एक्यूमुलेटेड है और इस पूरे लाइफ में वो एग्जॉस्ट होना है, मतलब वो खत्म होना है, वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला है। तो जो हो गया है उसका वो रिजल्ट है, तो यहाँ पे आपको वो सारी चीजें भुगतना है। इट इज लाइक विड्रॉइंग ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट फॉर अ पर्टिकुलर ट्रिप। ऑन स्पेक्ट इट इज एग्जॉस्टेड बाय द एंड ऑफ द जर्नी। समझ रहे हैं आप कि मतलब आपने जो अमाउंट ऑफ मनी निकाला है बैंक से, जो कि आप अपने एक जर्नी जिस ट्रिप में जा रहे हो और उसमें आप पूरा खर्च करके आएंगे, तो ये वो लाइफ है जहाँ पे ये पूरी जर्नी है, जहाँ पे ये पूरा प्रारब्ध का जो आपका कोटा है वो आप पूरा करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इसको बहुत ही बारीकी से समझिएगा कि प्रारब्ध कर्म वो होते हैं जो कर्म आप पूरा का पूरा इस लाइफ में एग्जॉस्ट करेंगे, खत्म करेंगे, इसके आगे ना फॉरवर्ड करेंगे, ना आप पिछला कुछ छोड़ रहे हैं, बस आप इस लाइफ में उस चीज को भोगेंगे, मतलब कि वो प्रारब्ध है आपके। ठीक है, प्रारब्ध कर्म इज फुल्ली रिजॉल्व एट द एंड ऑफ द करेंट लाइफ एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड। आप इसको टाल नहीं सकते, इसको टाल भगवान भी नहीं सकते। कहते हैं ना कि जब अर्जुन जी के साथ कृष्ण जी थे, उसके बाद भी अर्जुन का बेटा मारा गया, तो कहते हैं वो उसके प्रारब्ध में था, उसकी आयु वहीं तक थी, तो उसका वो प्रारब्ध था जो उसको वहां खत्म करना था, उसको भगवान भी नहीं डाल सकते। भगवान साक्षात अर्जुन के साथ थे लेकिन फिर भी अर्जुन के बेटे को जाना पड़ा, तो वो उनके प्रारब्ध में था, तो वो कहते हैं कि वो प्रारब्ध होता है आपका। अब आते हैं आगामी कर्म। आगामी कर्म क्या होता है? अभी हमने एक टाइप पढ़ा, दूसरा टाइप पढ़ा, ये तीसरा टाइप है। Agami karma is the karma being created in the present, which will bear fruit in the future birth. It is a new karma added to Sanchit, contributing to the soul's ongoing journey. The specific portion that will become product in future birth and remain as agma. मतलब आगामी कर्म ऐसे कर्म होते हैं, जो कर्म अभी आप करेंगे, जो आप कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आपके फ्यूचर में इम्पैक्ट करने वाला है, जो आपके फ्यूचर में एक्यूमुलेट होने वाला है, उसके रिजल्ट आपके फ्यूचर में आने वाले हैं। ठीक है, जो फल आप अभी लगा रहे हैं, जिसका फ्रूट आप फ्यूचर में काटेंगे, जिसका फ्रूट आप फ्यूचर में खाएंगे, वो आपके आगामी कर्म। जो आप आज लगा रहे हैं, मतलब अगर आपने आज कोई बीज लगाया ये सोचकर कि मेरे अंदर कोई लालच नहीं है कि मुझे आज ये फ्रूट खाना है, लेकिन अगर मैं ये अच्छा बीज आज लगाऊं तो आपको उसके अच्छे फ्रूट्स नेक्स्ट लाइफ में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आप अपना जो संचित और प्रारब्ध कर्म भोग रहे थे, इस भोगने के ड्यूरेशन में आपने क्या किया है, अपने नेक्स्ट आगामी कर्म को प्लांट किया है, अपने नेक्स्ट आगामी कर्म को बनाया है, बनाने का बीज लगाया है। तो ये वो कर्म होता है जो आप लगाने की सोच रहे हैं, बनाने की सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं अभी प्रेजेंट लाइफ में, इस लाइफ में, इस जर्नी ऑफ लाइफ में अभी आप जो काम कर रहे हैं। ठीक है, ये आगे जाके क्या बनेगा, प्रारब्ध बन जाएगा। आप आज जो करेंगे वो आगे जाके प्रारब्ध बन जाएगा। मतलब आप ये समझिए कि ये सारी चीज कनेक्टेड है। आप
आज जो कर रहे हैं वो आगे जाके आपका प्रारब्ध बन जाएगा, और ऐसे ही ये सर्कल घूमता रहता है, घूमता रहता है। अब आता है क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म क्या होता है? पुरुषार्थ। दैट इज अ कर्मा वी आर करेक्टली जनरेटिंग थ्रू थॉट्स, एक्शन एंड डिसीजंस। अभी हम जो भी काम कर रहे हैं वो किस चीजों से कर रहे हैं? अपने हाथों से, अपने पैरों से कर रहे हैं, अपने मुंह से कर रहे हैं, अपने आंखों से कर रहे हैं, है ना? तो जो भी हमारे सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं, हम उससे जो अभी कर्म कर रहे हैं वो होते हैं हमारे क्रियामान कर्म, जो हम लोग अभी करेंटली अपने लाइफ में खुद से कर रहे हैं। जो अभी आपने कंप्यूटर ऑन किया, आपने जो भी कर्म किया, तो ये जैसे भी कर्म है, ये कर्म अभी आप खुद जनरेट कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं इसको कहते हैं क्रियमान कर्म, जो इस प्रेजेंट लाइफ में आज और अभी आप कर रहे हैं, तो ये आपका क्रियमान कर्म होता है। ठीक है, इट इज नोन एज पुरुषार्थ, एम्फसाइजिंग द रोल ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स और फ्री विल इन शेपिंग डेस्टिनी। मतलब अगर आप अभी इस क्लास में कुछ सीख रहे हैं, तो हो सकता है ये जो सीख आप ले रहे हैं ये आपके लाइफ में बहुत ज्यादा काम आ जाए, आप कुछ सीख जाए। तो ये जो कर्म आपने किया, अभी आपने जो क्लास ओपन किया और इस क्लास में कुछ सीखने के आप आए, तो आप जो ये कर्म कर रहे हैं इसका फ्रूट आपको इसी लाइफ में मिलना है और इसी जर्नी में मिलना है। तो ये हो गया आपका क्रियमान कर्म जो आप अभी डेली लाइफ में कर रहे हैं। ठीक है जी। ये आपके लाइफ में आपके डेस्टिनी को भी शेप करता है, आपके डेस्टिनी को चेंज भी कर सकता है। आप अभी कुछ सीखते हैं तो ये 100% आप अपनी लाइफ का डेस्टिनी भी चेंज कर सकते हैं। आप कोई भी स्किल कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, क्रियमान कर्म वो कर्म होता है जो लोग कॉन्शियस होकर अपने कर्म को कर रहे हैं, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो 100% होता है ये चीज कि आपकी डेस्टिनी में भी वो चेंज ला करके देगा, आपकी डेस्टिनी में कहीं ना कहीं बदलाव आएगा, क्योंकि आप अपना क्रिया मानकर कॉन्शियसली कर रहे हैं, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है। अब आता है कर्मों का इंटेंशन वर्सेस इंटेंसिटी। ये होती क्या है? कर्म के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इन्हीं के टाइप से आप आगे जाकर के कुंडली को देखना समझेंगे और उसको एनालाइज कर पाएंगे। सबसे पहले हमने क्या समझा? संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा, आगामी कर्मा, क्रियमान कर्मा। अब हम ये समझ रहे हैं कि कर्मा की इंटेंसिटी वर्सेस इंटेंशन क्या होता है। मतलब आप कौन सा कर्म अपने इंटेंशन के साथ कर रहे हैं, कौन सा कर्म आपको करना पड़ रहा है। ठीक है। उसमें आते हैं ये 3 प्रकार। कौन से होते हैं? दृढ़ कर्म। दृढ़ कर्म होते हैं, दृढ़ कर्म इज intense and unchangeable, the karma that manifests with certainty because it is very performed with strong intentions in the past. This karma escapes and must be experienced as it is। मतलब ये है कि जो कर्म आपने बहुत ही दृढ़ता से की, मतलब कि मुझे ये काम करना ही करना है, इस लाइफ की बात हो रही है, ठीक है, तो वो आपके दृढ़ कर्म में आते हैं कि जो काम आप सोचते हैं कि मुझे मुझे डेली सुबह उठना ही उठना है, या फिर मुझे जो काम आप डेली अपने दृढ़ संकल्प से कर रहे हैं, मतलब कि बहुत ही ज्यादा एक्टिवली चीजों को समझकर कॉन्शियस होकर काम कर रहे हैं, वो आपके दृढ़ कर्म होते हैं। जैसे कि आपने सोचा कि मुझे ये चीजें करनी ही करनी है, मुझे ये कोर्स सीखना ही सीखना है, मुझे ये नॉलेज लेना ही लेना है, वो आपके दृढ़ कर्म है। आपने वो दृढ़ता से ये ठान ली कि मुझे ये कर्म करना है, तो वो कर्म होगा ही होगा। और ये बहुत ही इंटेंस है, मतलब ये बहुत ही क्लियर है, जो कि हमें साफ साफ दिखता है। ठीक है। ये कर्म ऐसे कर्म हो गए जो हमें दिख रहे हैं साफ साफ, जो हम कर रहे हैं। ठीक है। इसके जो एक्शंस है, इसका रिएक्शन है, वो भी हमें अभी के अभी दिख रहा है, जो हम अभी अपने दृढ़ता से कर रहे हैं, इसको कहते हैं दृढ़ कर्म। ये आपके स्ट्रॉन्ग इंटेंशन से काम किया जा रहा है। आप जब तक चाहेंगे नहीं तब तक आप किसी क्लास में एंटर नहीं करेंगे, आप बैठेंगे नहीं, आपने सोचा कि मुझे सारे काम खत्म करने हैं जो कि मैं क्लास में बैठ पाऊँ, अपना टाइम निकाल पाऊँ, तो ये जो दृढ़ता से आप काम कर रहे हैं ये आपके दृढ़ कर्म है, जो आप खुद कर रहे हैं अपनी फ्री विल से। आपको किसी ने बांधा नहीं है, किसी ने रोका नहीं है। ठीक है। या आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं की है, ये दृढ़ता है आपकी, तब आप इसको कर रहे हैं, तो ये आपका दृढ़ कर्म है। अदृढ़ कर्म क्या होता है? दृढ़ कर्म इज लेस इंटेंस एंड कैन बी अल्टर्ड mitigated with the help of motivation, positive actions, and spiritual practices. It is usually stems from action performed without the full awareness or intention. मतलब ऐसा काम, ऐसा इंटेंशन
ऐसा कर्म जो अदृढ़ता से होती है, जैसे कि आपको किसी ने कोई मोटिवेशन कर दिया, ये सुबह उठने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उसके मोटिवेशन से इन्फ्लुएंस होकर के आप वो काम कर रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं, हम इसको समझने की और एक एग्जांपल के लिए समझते हैं कि आपको किसी ने मोटिवेट किया, आपको किसी ने कुछ, आपने किसी का कुछ देख लिया, जैसे कहते हैं ना कि किसी की बॉडी देख करके आपको मन कर गया अपनी बॉडी बनाने का, तो आपने दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर जो काम किया, जो मोटिवेट होकर के दूसरे के इन्फ्लुएंस से काम किया, वो हो गया अदृढ़ कर्म। ठीक है। या फिर आप जैसे कह सकते हैं कि आपको जबरदस्ती मैंने इन्फ्लुएंस कर दिया अपनी बातों से, और आप कोई एक्शन ले रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है कोई वेबिनार सेमिनार्स में, लोग कहते हैं अभी के अभी आप इस कोर्स को ले लें तभी आपका होगा, वरना नहीं होगा, वरना प्राइस बढ़ जाएगा, ये वो। तो वो जो सामने वाले के एक्शन से आप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया, मतलब उसके इन्फ्लुएंस से जो आप अभी काम कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका अदृढ़ कर्म। मतलब कि ये आप इन्फ्लुएंस होकर के काम कर रहे हैं। या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से आप कोई काम करने लग जाए, किसी को आपने मोटिवेट कर दिया, किसी को आपने कुछ बताया समझाया, वैसे तो वो काम हो गया आपका अदृढ़ कर्म। ठीक है। तो ये आपको पता भी नहीं होता है कि आपके साथ माइंड के साथ खेला जाता है, तो वो कह सकते हैं अदृढ़ कर्म में आता है। एक हो गया दृढ़ कर्म, एक हो गया अदृढ़ कर्म, जहां पर आपको पता नहीं है, आपके इंटेंशंस आपको पता नहीं है मुझे क्या इसमें आगे क्या करना है, लेकिन आपको उस समय ऐसा सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर दिया जाता है जिससे कि आपको कर्म एक्शन ले लेते हैं। ठीक है। तो वो होता है अदृढ़ कर्म। फिर आता है दृढ़ अदृढ़ कर्म, ये तीसरा प्रकार है। तीन प्रकार के इंटेंशन वर्सेस इंटेंसिटी के कर्म के भाग में आएगा दृढ़ अदृढ़ कर्म। ठीक है। द टाइप ऑफ कर्म लाइज बिटवीन द टू कैन नॉट बी चेंज विद द इंटरवेंशन स्पिरिचुअल गुरु थ्रू वर्शिप। इट रिजल्ट्स एक्शन परफॉर्म अंडर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। मतलब ऐसा कर्म, जैसे अभी हम क्या समझ रहे थे, एक हो गया था दृढ़, एक हो गया था अदृढ़ कर्म, एक आ गया हमारा दृढ़ अदृढ़ कर्म। ये ऐसा कर्म है जैसे कि एक आर्मी ऑफिसर है जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन उसकी ड्यूटी में उसको ये बोला जा रहा है कि आपको ड्यूरिंग द वॉर आपको लोगों की हत्या करनी है, लोगों को मारना है। ठीक है। तो वो जो गन से लोगों को मार रहा है, वो है दृढ़ अदृढ़ कर्म, जहां पर उसकी वो ड्यूटी है, सेंस ऑफ ड्यूटी है कि वो ये काम करे। तो क्या उसको उसके फल वैसे ही मिलेंगे? वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। डिपेंड करता है कि उसके इंटेंशन कैसे हैं। क्या वो सामने वाले को तब मार रहा है जब उसके पास भी अस्त्र हो, या वो फुल्ली सिर्फ ये इन्फ्लुएंस होकर के उस सामने वाले को मार रहा है कि मुझे उससे गुस्सा है या उस देश से गुस्सा है तब मैं मार रहा हूँ, या वो ये सोच करके काम कर रहा है कि ये मेरी ड्यूटी है जो मुझे फॉलो करना है। इसी में ये तीनों रोल आ जाता है, दृढ़ अदृढ़ और दृढ़ अदृढ़ कर्म। ये तीनों कर्म के एग्जाम्पल्स इसी में आ जाते हैं कि आपका इंटेंशन कैसा है। किसी कर्म को करने से पहले आपका इंटेंशन कैसा है? क्या आप ये खुद अपने दृढ़ता से कर रहे हैं? क्या आपको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है? या फिर ये आपको करना जरूरी है? जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि सामने कोई भी खड़ा हो, आपको कोई मतलब नहीं है कि आपके सामने आपका भाई है या फिर कौन है। जब आप अपने कर्म को कर रहे हैं, तो आप ये समझ जाइए कि अगर आपको इतना पता हो कि आप सही कर रहे हैं, तो आप अपने कर्म को कीजिए, टेंशन मत लीजिए, वो मैं हूं जो कर रहा हूं, आप सिर्फ एक नियमित मात्र हो। तो ये पूरे सेंटेंस का जो पहला सेंटेंस मैंने आपको दिखाया, उसका सार यही है कि आपका इंटेंशन क्या है किसी कर्म को करने का, वहां से रिजल्ट बनते हैं, वहां से प्रारब्ध बनते हैं। ठीक है। ये आपके, जैसे मान लेते हैं आप चल रहे हैं जमीन पर और आपसे चींटियां मर रही, आपको पता भी नहीं है कि आपके पैरों से चींटियां मर गई, चींटियों के बहुत सारे झुंड थे, मर गए। हत्या तो वो भी है ना। लेकिन यहां पर क्या था? अदृढ़ता थी, आपको पता भी नहीं था कि आपके पैरों से चींटियां मरी हैं। ठीक है। तो वो कर्म क्या आपके इंटेंशन में आएगा? आपने इंटेंशनली किया है? नहीं किया है, तो उसके फल आपके प्रारब्ध में इंक्लूड नहीं होते हैं। लेकिन दृढ़ता से जब आप जानबूझकर चींटियों का कोई जगह है, कोई घर है, आप उसको कुचल रहे हैं, मार रहे हैं, तो वो आप दृढ़ता से कर रहे हैं। ठीक है। दृढ़ अदृढ़ता होती है जब आपको बोला जा रहा है कि आपको ये जमीन साफ कर दी है, और आपने सिर्फ अपने मन में ये रखा कि दिस इज माई ड्यूटी टू डू दिस। तो आपका इंटेंशन डिसाइड करता है कि आपके प्रारब्ध कैसे बनने हैं। देखिए, इस चार्ट से समझेंगे हम एक्शन इन एक्शन क्या होता है। मतलब एक्शन के अंदर का एक्शन क्या होता है, समझिए क्रियमान कर्म होता क्या है।
क्रियामान के दो ब्रांचेस होते हैं, एक होता है रिएक्टिव आउटकम, एक होता है रिकर्सिव आउटकम। ठीक है, तो इसको कहते हैं फलांस, जो कि आपका रिएक्टिव आउटकम होता है। रिएक्टिव आउटकम के दो ब्रांचेस होते हैं, एक होते हैं विजिबल, एक होते हैं इनविजिबल। मतलब कि आप जो काम अभी कर रहे हैं, क्रियामान कर्म मैंने आपको बताया था, जो कर्म आप अभी इंस्टेंटली करते हैं, इस लाइफ में अभी करते हैं, तो वो आपका क्रियामान कर्म होता है। उसके दो ब्रांचेस होते हैं, एक होते हैं रिएक्टिव, एक होता है रिकर्सिव। ठीक है, तो रिएक्टिव को हम अगर समझें तो हमें ये समझ आएगा, जो कहते हैं ना कि फलांश, आपका फलांश क्या है, आपके कर्मों का फलांश, वो कहते हैं रिएक्टिव आउटकम। एक होता है विजिबल, एक होता है इनविजिबल। मतलब हमारा जो अभी हम कर्म कर रहे हैं, उसका एक फल होता है जो कि हमें दिखता है, एक फल होता है जो हमें नहीं दिखता है। तो कौन कौन से होते हैं कर्म जो हमें दिख रहे हैं और कौन से कर्म हमें नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब हम समझेंगे कि इसके दो ब्रांच निकले, विजिबल और इनविजिबल, दृश्य और अदृश्य। विजिबल होते हैं इंस्टेंट और डिलेड, मतलब कि आपने अभी कुछ मिर्च वाला खाना खाया, अभी के अभी दृढ़ता से आपने अभी कोई खाना खाया जो कि आपको मन था खाने का, उसमें बहुत ज्यादा मिर्च थी और आपका कल सुबह पेट खराब हुआ। वो भी तुरंत तो नहीं होगा, हो सकता है 3-4 घंटे टाइम तो लगते ही है, तो आपका पेट खराब हुआ। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो विजिबल है, आपको दिखा, आपके कर्मों का फल आपको कल सुबह सुबह तक समझ आया। रात को आपका पेट दर्द हुआ तो आपको समझ आया कि वो एक इंस्टेंट फल था जो आपको दिखा। ठीक है, इसी में डिलेड भी होता है। बहुत लोग होते हैं जो बहुत लंबे टाइम से तंबाकू वगैरह का सेवन कर रहे होते हैं, जिनको आगे जाके कुछ बीमारी हो जाती है, वो डिलेड होती है लेकिन दिख जाती है ना, दिखता सभी को है कि जो कर्म आप ये आप कर रहे हैं और जो आपको दिख रहा है साफ साफ, तो वो कहलाता है हमारा रिएक्टिव आउटकम का विजिबल कर्म, जो कि दिख रहा है हमारे हाथों से और हमें आंखों से दिख रहा होता है कि ये कर्म के फल हमें दिख रहे हैं। भैया आप ये काम करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। मतलब कि आप अगर छत से कूदेंगे तो आपके हाथ पैर टूटेंगे, ये तुरंत की तुरंत आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया विजिबल इंस्टेंट। और कुछ डिलेड होते हैं, जैसे कि धीरे धीरे जिसका रिजल्ट आता है लेकिन हमें वो भी दिख रहा होता है। फिर आता है इनविजिबल कर्म, जो कि इनविजिबल होता है, अदृश्य होता है। ठीक है, ऐसे कर्म जो आप कर रहे हैं लाइफ में लेकिन वो दिख नहीं रहे हैं आप। ठीक है, वो आपके पूरे लाइफ टाइम में चल रहे हैं लेकिन आपको नहीं दिख रहा। जैसे मान लीजिए आप कहीं दान दे रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी स्पिरिचुअल प्लेसेस में जा रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं, आपको वो दिख नहीं रहा है कि आपके उसका फल कहाँ दिख रहा है। कहीं भी पता चलता है किसी को कि मैं अगर मंदिर में जाऊं 100 रुपए दूं तो मुझे रात तक 1000 रुपए आ जाए, दिखता नहीं है। वो हो गया आपका इनविजिबल, अदृश्य कर्म, जो कि आपके लौकिक, कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में ही आपको वो दिखेगा, उसका रिजल्ट पूरे लाइफ में आपको कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट 100% मिलता है, तो हम कहते हैं उसको लौकिक। ठीक है, ट्रांसेंडल होता है परलौकिक, मतलब कि जो आपके कर्म आप अपने साथ अभी जो आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, जो कि आपको दिख नहीं रहा है लेकिन वो आगे जाकर के ऐड होगा, आगे आगे वाली लाइफ में ऐड होगा, तो वो हमारा कहलाता है इनविजिबल। दोनों ही इनविजिबल कैटेगरी में आए, लेकिन एक हो गया जो आपको इस लाइफ में मिल रहा है, एक आगे वाली लाइफ में मिलेगा, जो कि लौकिक और परालौकिक होता है। ठीक है, समझ आया आपको? एक्शन इन एक्शन, मतलब कि एक्शन के अंदर जो दो एक्शन है वो क्या क्या है, रिएक्टिव आउटकम और रिकर्सिव आउटकम। रिएक्टिव आउटकम में हमने क्या सीखा, एक होता है विजिबल, एक होता है इनविजिबल। विजिबल में हमें इंस्टेंट दिखाई देता है और कुछ देर से दिखाई देता है। ठीक है, एक होता है तत्कालिक, एक होता है कालांतरिक। फिर हो गया हमारा इनविजिबल, जो कि लाइफ टाइम हमारा जो काम हम कर रहे हैं, दूसरों की हेल्प करना, लोगों की हेल्प करना, लोगों को एजुकेट करना, अच्छी बातें सिखाना, जो भी ये कर्म हम करते हैं, जो हम अपने मन से करते हैं, अपने कॉन्शियसनेस से अच्छे कर्म करते हैं, वो कर्म का फल हमें इस लाइफ में मिलता है लेकिन दिखता नहीं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे दो ब्रांचेस आए थे, रिएक्टिव आउटकम के और एक रिकर्सिव आउटकम। तो ये जो रिकर्सिव आउटकम होता है इसको कहते हैं संस्कार अंश। ये हो गया था आपका फलांश, ये है आपका संस्कार अंश। मतलब आपके संस्कार कैसे हैं, आपको जो संस्कार आपके मिल रहे हैं, जो लाइफ में मिल रहे हैं, जो आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, वो संस्कार का आउटकम कैसा होता है। एक होता है शुद्ध, एक होता है अशुद्ध। हो सकता है किसी को बहुत अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, किसी को बहुत गलत संस्कार मिल रहे हैं, जिसका भी फल आप पूरी की पूरी लाइफ में देखते हैं। जैसे कहते हैं ना कि किसी को जो भी संस्कार मिला है, मान लीजिए आपने बचपन से ये देखा है, सीखा नहीं, देखा है अपने माता पिता को दूसरों की रेस्पेक्ट करते हुए, बड़ों के पैर छूते हुए, तो वो संस्कार आपके अंदर ऑटोमेटिकली आते हैं, वो किसी को सिखाया नहीं जाता। तो वो जो संस्कार होते हैं वो शुद्ध भी हो सकते हैं और अशुद्ध भी हो सकते हैं। ठीक है,
यहां तक क्लियर है आप सबको? मैंने क्या क्या बताया? इस लाइन को हमेशा डीपली समझने की कोशिश कीजिएगा, आप लोगों को कर्म का खेल समझ आएगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी आगे जाके हम और समझेंगे। पहले मैंने आपको बताया संचित कर्म क्या होते हैं, प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं, आगामी कर्म क्या होते हैं, क्रियमान कर्म क्या होते हैं। ये क्लियर है आप लोगों को? फिर हमारे कर्म के इंटेंसिटी और इंटेंशन के बारे में जब बात होगी तो मैंने आपको बताया दृढ़ कर्म क्या है और अदृढ़ कर्म क्या है और दृढ़ अदृढ़ कर्म क्या है। फिर हमने ये समझा एक्शन इन एक्शन, मतलब कि कर्म के अंदर जो आप एक्शन कर रहे हैं उसके अंदर भी एक्शन होता है, जो कि आपको ऐसे दिखाई देता है, कुछ विजिबल है, इनविजिबल है। जो आपके संस्कार है उससे जो आपके कर्म बन रहे हैं वो कर्म अलग। यहाँ तक सब क्लियर हो चुका है सबको? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। हम अपनी लाइफ में जो भी कर्म करते हैं किसी भी तरह का, हर कर्म का फल आपको मिलना है। आप पेड़ काट रहे हैं समझ लीजिए, ठीक है, आप लकड़ी का काम करते हैं, आप पेड़ काट रहे हैं, तो उसका फल भी आपको मिलेगा। आपके इंटेंशन पे मैटर करता है कि आपका इंटेंशन क्या है, क्या वो आपकी ड्यूटी पे आप काम कर रहे हैं या फिर आपका वो कर्म समझ करके आप काम कर रहे हैं या फिर आप सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट सोच करके काम कर रहे हैं। आपकी खेती बाड़ी है, आप खेत की बाड़ी में काम करते हैं, मतलब आप एग्रीकल्चर का काम करते हैं और आप दुनिया भर के कीटनाशक डालते हैं, तो भी आपको उसके फल मिलेंगे। वैसे ही जैसे कि अगले जन्म में आप कीड़े बनोगे और आपको लोग ऐसे मारेंगे, जो कि जहर होता है कीटनाशकों के लिए। लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा केमिकल्स का यूज करते हैं। वो सारी चीजें जो ऐड होती है ना वो कर्मों के लाइन में ऐड होती है। तो हमें हमेशा साक्षी भाव से ये समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि हम किस एक्शन को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए कुंडली के बारे में आप लोगों को ओवरऑल आइडिया है कि कौन कौन से घर कैसे होते हैं, 1 से लेके 12 घर होते हैं। सब घरों का अपना अपना क्या रोल होता है, ये सब आप जान। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये समझ, किसी की भी कुंडली में अगर, ये घर छोड़ दीजिए, मून और सन एक दूसरे से अपोजिट है, मतलब 7वें घर में है, मून से सन 7वें घर में, सन से मून 7वें घर में, ऐसा कोई है हमारे क्लास में, तो वो देखेंगे कि वो लोग पूर्णिमा में जन्म लेते हैं, पूर्णिमा के आगे एक दिन या एक दिन पीछे जन्म लेते हैं। किसी की भी कुंडली में अगर आपको मून और सन अपोजिट मिलेगा तो आप ये डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आपका जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ है या पूर्णिमा के एक दिन आगे पीछे हुआ है। ये क्लियर है? क्योंकि ये मून का साइकिल होता है, जब भी सन के ठीक 180 डिग्री में मून आता है वो पूर्णिमा की रात होती है। जिनकी भी कुंडली में सन और मून एक साथ होता है, किसी भी घर में हो सकता है, जरूरी नहीं है 10th में है, 1 में है, 2 में है, किसी भी 12 के 12 घर में किसी भी घर में होगा, तो ऐसे लोगों का जन्म अमावस्या में। कहते हैं ना लोग कुंडली देखते हैं आपको ये बता देते हैं कि आपका जन्म कब हुआ है, तिथि वगैरह, तो ये चीजें आप ऐसे बता। ठीक है, समझ आ रहा है? अब आते हैं हमारे कुंडली में हम कैसे इन चीजों को, कर्मों को देखते हैं। देखिए, जो हमारा 4th हाउस है, ये हाउस है, ठीक है, नंबर्स नहीं। जो हमारा 4th हाउस है ये बताता है हमारे आगामी कर्म। 4th हाउस किसको बता रहा है? आगामी कर्म। आगामी कर्म किसे कहते हैं, कोई मुझे बताएगा अनम्यूट करके? हैंड रेस कर सकते हैं आप, कोई बताएगा मुझे? अभी हमने पढ़ा आगामी कर्म किसे कहते हैं। सर वो कर्म करना जिसके हमें रिजल्ट की टेंशन नहीं है फॉर फ्यूचर, मतलब हमें नहीं पता कि अभी क्या रिजल्ट रहेगा, बट आगे चल के नेक्स्ट लाइफ के लिए हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। जी, जो हम सोच रहे हैं,
जो हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, ठीक है। द कर्मा बीइंग क्रिएटेड इन द प्रेजेंट विच विल बी बेयर फ्रूट्स इन द फ्यूचर बर्थ, ठीक है। दूसरा, हमारा सिक्स्थ हाउस बताता है हमें जो हमारे प्रारब्ध हैं, प्रारब्ध कर्मा। किसी की भी कुंडली का सिक्स्थ हाउस आपको ये बताता है कि आपके प्रारब्ध क्या है। मैं हमेशा क्या कहता हूँ मेरे क्लासेस में, रेमेडीज की क्लासेस में, ये हमेशा बताता हूँ कि आप रेमेडी, मतलब शॉर्ट में एक लाइन में बताता हूँ, रेमेडी वो जो कभी ना हो। इसका मतलब ये होता है कि कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं ना जो लोगों को झेलने ही पड़ते हैं, वो प्रारब्ध हैं आपके जो आप लेकर के आए हो, प्रारब्ध कर्मा है, ठीक है, जो कि पिछले लाइफ से आ रहे हैं। जो सिक्स हाउस का रेमेडी होता है ना, वो जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप किसी के सिक्स हाउस के रेमेडी को करें या हो जाए। इसलिए हम कहते हैं कि मैंने जो रेमेडी बनाई है, सिक्स हाउस की रेमेडी में हम प्लांट्स की रेमेडी यूज करते हैं, क्योंकि वहां का रेमेडी अगर आप करवाएंगे ना, तो वो आप खुद को डिस्टर्ब कर रहे हैं और सामने वाले की लाइफ में कुछ चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रारब्ध है, प्रारब्ध को ना आप छेड़ सकते हैं ना आप चेंज कर सकते हैं, वो बन चुका है, बस उसका वो फ्रूट है, ठीक है। ये होता है सिक्स हाउस आपका प्रारब्ध का। फिर आता है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस क्या होता है? संचित कर्म, है ना। फर्स्ट हाउस ये हुआ, फोर्थ हाउस आगामी कर्म हुआ हमारा, सिक्स्थ हाउस हुआ हमारा प्रारब्ध कर्म, और नाइन्थ हाउस क्या हुआ? संचित कर्म। संचित कर्म मैंने क्या बताया था? कोई बताएगा? एनीवन? संचित कर्म मैंने क्या बताया? अभी 5 मिनट पहले पढ़ाया मैं। संचित कर्म वो कर्म होते हैं जो जो कर्म, पिछले जन्म का हमको जी, जो हुआ है, जो पिछले जन्म के कर्म से मिला। 100%। संचित कर्म इज द कर्म रिप्रेजेंट द एक्यूमुलेटेड ऑफ ऑल कर्मास फ्रॉम द पास्ट लाइफ, जो हम लेके आए हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आपके इस लाइफ का जो लग्न है, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, कोई अपनी कुंडली का लग्न बताइए कि लग्न में कौन सी राशि बैठी है, कोई भी एक पर्सन बताइए, अभी सबका जवाब आएगा। कोई भी एक पर्सन बताइए कि आपके लग्न में कौन सी राशि बैठी है, आपके चार्ट। सबके पास अपनी कुंडली तो है ना, सिर्फ अपने लग्न के बारे में बताइए कि आपके लग्न में यहाँ कौन सी नंबर लिखी है, फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर लिखा सर 3। है? 3 लिखा है। मान लेते हैं कि आपके फर्स्ट हाउस में 3 लिखा है। सभी लोग अपना चेकआउट कीजिएगा और समझिएगा, ठीक है। यहाँ 3 है, 4 है, 5, 6 है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि आपके पिछले जन्म में आपका लग्न क्या था? देख के बता सकते हैं? पिछले जन्म का कर्म हम कहाँ से देख रहे थे? नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस। आपके पिछले जन्म का लग्न क्या था? ओ 11 जी एक्वेरियस। हाँ, जी हाँ, यो। ऐसे आप किसी की भी कुंडली में देख सकते हैं कि आपके पिछले जन्म का लग्न क्या था, ठीक है। अब आप बताइए मुझे, ये होता है हमारा अभी का लग्न, ठीक है। मोक्ष त्रिकोण होता है ना, ये हमारा अभी का लग्न होता है जो प्रेजेंट है। ये हमारा पिछले जन्म का, ये हमारा आने वाले जन्म। आप अपने पिछले लाइफ का लग्न, आने वाले लाइफ का लग्न और इस लाइफ का लग्न जान सकते हैं कुंडली से, कर्मों से। अब मुझे बताइए, ये आपके पिछले जन्म का लग्न था, ठीक है, 11 नंबर लग्न था आपके पिछले जन्म का। तो आपके लिए आपका क्रियमान कर्म क्या था?
आपके लिए आपका क्रियमान कर्म क्या था। जैसे अभी आज का अगर हम देखें फर्स्ट हाउस से, तो 10th हाउस में हमारा क्रियमान कर्म आता है। ठीक है, क्लियर है सबको। हम्म। अब मान लेते हैं कि ये आपका लग्न है, ये आपका पिछले जन्म का लग्न है, और यहाँ पर 11 नंबर राशि लिखी है। ठीक है, अब यहाँ से ये हमारा लग्न बन गया है। यहाँ से अगर हम 10th हाउस में जाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा क्रियमान कर्म क्या था पिछले जन्म का। Yes, sir. यहाँ से 10th कैलकुलेट कीजिए, अपोजिट में 7 आएगा, 8 9 10, तो कौन से हाउस में आए हम। 6th हाउस। 6th हाउस, मतलब आपके पिछले जन्म का क्रियमान कर्म जो था वो आपके इस जन्म में क्या बना। प्रारब्ध। प्रारब्ध। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट हम्म। कि जो आज आप क्रियमान कर्म कर रहे हैं ये आपके पिछले जन्म का क्या बनने वाला है, प्रारब्ध बनने वाला है। प्रारब्ध। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको। आने वाले जन्म का प्रारब्ध। हाँ, जो आज आप आने कर्म कर वाले रहे हैं जी, वो आने वाले जन्म का प्रारब्ध। वो आपके आने वाले जन्म का प्रारब्ध बनेगा। हम्म। ठीक है, तो आपका जो संचित कर्म है, जो आप संचित यहाँ पे आपका ये संचित कर्म जो आप बटोर के लाए हैं पिछले लाइफ से। हम्म। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपको ये जानना है कि आपके स्पाउस का या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ का प्रारब्ध कैसा है, तो कैसे जानेंगे। 7 नंबर हाउस रहता है। हमारे हस्बैंड या वाइफ का हाउस कौन सा होता है। 7। 7 7। ये वाला हाउस होता है हमारे हस्बैंड वाइफ का। हम्म। तो जैसे ही आप ये देखते हैं कि आपके इस हाउस से, आपके फर्स्ट हाउस से 6th हाउस में हम आपका प्रारब्ध देखते हैं, तो आपके हस्बैंड या वाइफ के 7th हाउस से हम अगर 6th हाउस में जाएं तो हम क्या देख सकते हैं कि उनके प्रारब्ध कैसे होंगे। हम्म। क्लियरली दिख जाएगा हमें। इसका मतलब अगर मैं इनके प्रारब्ध, इनके हस्बैंड का या वाइफ का प्रारब्ध देखना चाहूँ इस चार्ट में, तो हम कैसे देखेंगे। 7 से 6 जाइए तो कौन सा हाउस 7 आएगा, से 6। कौन सा हाउस 11। आएगा, 12th आएगा ना, 11। ओके। क्योंकि 7 से अपोजिट तो 7 है, हाँ। 1 है, यस। तो ये 6 आया 12th हाउस। तो 12th आपके हाउस। 12th हाउस आपका बताते हैं कि कैसा आपका, आपके पार्टनर। हस्बैंड पार्टनर का प्रारब्ध होने वाला है। ठीक है, क्लियर है। तो आपके 7th हाउस से अगर हम 6 में जा रहे हैं, क्लियर हो रहा है सबको कैसे हम देख पा रहे हैं प्रारब्ध और क्रियमान कर्म और संचित कर्म आगामी कर्म। तो आप ये समझिए कि आपके लाइफ में किसी का भी, आप अपने कुंडली में भी देखिएगा और किसी के भी कुंडली में देखिएगा, जब आप 6th हाउस को देख रहे हैं तो वहां देखिए कौन सा नंबर लिखा है। वहां पे मान लीजिए 8 नंबर लिखा है इनका, तो इनका मंगल जिस भी हाउस में है, आपका मंगल किस हाउस में है, 8th हाउस 6th हाउस। मार्स को दिखाता है, 6th हाउस। और ये 6 में हाँ ही है। हाँ सर। तो आपने ना हमेशा ध्यान रखना है इस चीज का कि आपको कभी भी किसी के पैसे नहीं रखने। ये आपके प्रारब्ध मैं में, कभी भी मतलब नहीं रखती सर। पिछले लाइफ में आपने 6th हाउस का ही गड़बड़ किया है जो कि प्रारब्ध बन के आपकी लाइफ में आया है। तो आपको इस लाइफ में हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको 6th हाउस के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं इनको लेकर कभी भी कोई गड़बड़ नहीं करना है। मतलब पैसे के मामले में कभी भी किसी का पैसा मत रखिए, किसी के दे करके चलिए, एक्स्ट्रा ले करके कभी मत चलिएगा। तो आपका ये प्रारब्ध है जो आपकी लाइफ में अभी आया है, जो कि आपने कर्म किया था। ठीक है, ये बताता है 12th हाउस बताता है, जब हमारे 12th हाउस अच्छे होते हैं 12th हाउस का और हमारे 6th हाउस का कॉम्बिनेशन सही होता है, तो हम बता सकते हैं कि हमारे स्पाउस का और हमारा कॉम्बिनेशन कैसा होगा कर्म के प्रभाव में। ठीक है, उनके प्रारब्ध हमारे प्रारब्ध मैच करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि प्रारब्ध ऐसी चीज है जो आपको झेलना ही झेलना है। मतलब प्रारब्ध आप काट नहीं सकते। कहते हैं ना किसी के लाइफ में किसी को वाइफ या किसी को हस्बैंड कैसे मिल जाते हैं जिनकी उनकी लाइफ तबाह हो जाती है।
तो वो उनके प्रारब्ध में था, जो उनको झेलना ही झेलना था। तो उनके प्रारब्ध को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज, अपने सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड को हमेशा देखिएगा, आपको ये चीज समझ आएगी कि कैसे ये काम करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोग ये होमवर्क कीजिएगा, इंदिरा गांधी का चार्ट देखिएगा, आप लोगों को नेट पे आराम से मिल जाएगा। मैंने अभी इसको शायद नहीं डाला है। उनके सिक्स्थ हाउस का जो लॉर्ड है, यहाँ 9 नंबर आपको मिलेगा, वो यहाँ पर बैठा हुआ है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है जो कि यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। और फोर्थ हाउस क्या होता है हमारे, मदर का हाउस होता है। मदर का हाउस होता है, सबको पता है। Yeah. फोर्थ हाउस से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं से जुपिटर को, तो कितना आता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाउस आता है। 8 हाउस को कहते हैं हम डेथ का हाउस। तो उनकी मदर की डेथ अर्ली लाइफ में ही हो गई थी। क्यों हो गई थी? उनके प्रारब्ध में था वो। तो हमारे सिक्स हाउस का लॉर्ड जहां भी बैठा है, उसको हमेशा बहुत ही डीपली समझिए और उसको एनालाइज कीजिए, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। और उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। हम अपने क्रियमान कर्म को सही कर सकते हैं, आज के कर्म को, जिससे कि हमारे नेक्स्ट लाइफ का जो प्रारब्ध है वो सही और अच्छा बने। हमें हमेशा ये दिमाग लगाना होगा कि कैसे हम आज के कर्म को सही रखें। ये हमेशा याद रखिएगा, ये कर्म का खेल है। आप जैसा कर्म करेंगे वो वैसा ही इक्वल एंड अपोजिट न्यूटन के लॉ में वापस आता है। आप ये कभी मत सोचिएगा कि आपने जो कर्म किया है वो वापस नहीं आएगा। वो आपने किस इंटेंशन से किया, आपके लिए वो सही था बुरा था, वो उसी इंटेंसिटी से आपके पास वापस आएगा। कहते हैं, अब हम इस लाइफ में अगर अपने भाइयों का, लड़के या कोई भी लड़कियां, भाइयों का प्रॉपर्टी ले लेते हैं किसी, नोटिस कीजिएगा इन सब चीजों को, देखिएगा चार्ट्स में देखिएगा तो आपको समझ आएगा। जो लोग अपने भाइयों का, ब्रदर्स का प्रॉपर्टी में हक ले लेते हैं, जैसे फादर की प्रॉपर्टी होती है, उसमें छल कपट कर लेते हैं, सामने वाला जानकार नहीं होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है, आप देखिएगा कि उनके जितने भी आने के जनरेशन होते हैं, सभी के जनरेशन की पत्री में आपको दिखाई देगा, जितने भी जनरेशन उनके आगे के बन रहे हैं, आप देखिएगा सब में आपको मंगल दोष मिलेगा, सब में मंगल रेट्रो मिलेगा, ऐसी चीजें आपको मिलेगी जिसमें आपको मंगल उनका खराब मिलना ही मिलना है। इन सब चीजों को आप नोटिस करेंगे तब आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि कैसे कर्म का खेल रिवर्स होकर आपके पास ही आता है। और ये साक्षात आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। आपको देखने आना चाहिए कि आपका प्रारब्ध कैसा है। इसके लॉर्ड को हमेशा ध्यान दीजिए, कहाँ पे है बैठा हुआ, उससे कौन कौन से हाउसेस बन रहे हैं, उससे कौन कौन से उसके लॉर्ड कहाँ पे किससे कंजंक्ट है, कैसा हमें उसका रिजल्ट मिलने वाला है और मिलता आ रहा है। ठीक है जी, क्लियर हुआ? सर सिर्फ रेट्रो मार्च से ही पता चलेगा या फिर और कौन से मंगल दोष होगा? हाँ, मंगल ऐसा नहीं है कि मंगल हर जगह अच्छा होता है। मंगल जहां जहां खराब होता है, जैसे मैंने बताया हुआ है, वहां से आप चेक कर सकते हैं, उसके कंजंक्शंस को देख सकते हैं। आपको ये देखना है कि स्टोरी किसी की सुनते हैं ना हम, तो इस स्टोरी के बाद आगे कनेक्शन जब हम देखते हैं, तब हम देखते हैं सारे चार्ट में आपको दिखाई देता है, एक पैटर्न दिखाई देता है, पूरी की पूरी आगे जनरेशन में एक पैटर्न दिखाई देता है कि सबकी पत्री में ये पर्टिकुलर प्लैनेट किसी ना किसी एंगल से खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि वही पितृदोष क्या है बताइए। किसी की पत्री में बोलते हैं कि पितृदोष है। हाँ एंसेस्टर्स के थ्रू, मतलब जो हाँ, आगे चली आ रही है दिक्कतें। एग्जैक्टली exactly. वही तो कर्म का खेल है ना। एंसेस्टर ने कुछ गलती की, उसका जो हम भोग रहे हैं वो पितृदोष कहते हैं। एंसेस्टर की कुछ गलती हो जाती है, कहते हैं ना, किसी के घर में किसी की डेथ हो गई, अनसर्टेन डेथ हो गई, या कुछ भी ऐसा हुआ जो जान करके किया गया था या किसी इंटेंशन से किया गया था, उसका जो भोग होता है वो पितृदोष बन के आगे के बच्चों के पत्री में आता है। तो उसको क्लियर करना जरूरी होता है, वरना उनकी पूरी की पूरी लाइफ स्टक हो जाती है, फंस जाती है। वही तो होता है ना पितृदोष, और होता क्या है, यही हम वास्तु में कनेक्ट करते हैं। जब हम देखते हैं कि आपकी सारी प्रॉपर्टी में वहीं पे एग्जैक्ट टॉयलेट आ रहा है या डिस्टर्बेंस आ रहा है, हम उनकी पत्री में देखते हैं, पत्री में वही इशू दिखाई देता है, हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे ये दोष है इनका।
बहुत सारी चीजें क्यूरेबल नहीं है, वो नहीं हो सकती थी क्योंकि आपके प्रारब्ध में बन चुका है वो। बहुत सारी चीजें हैं जो ठीक हो जाती है, लेकिन ये चीजें आप लोगों को पढ़ना आना चाहिए, देखना आना चाहिए कि आपने कैसे काम किए थे जिसका प्रारब्ध आज आप हो गए। आप ऐसा आज जो काम करेंगे, कर्म करेंगे, उसका प्रारब्ध कल आपको मिलेगा। देखिए एक बात को समझिएगा, दो तरह के चीजें होती हैं पैसों के लिए। मैं आपको बताऊं, आपके प्रारब्ध में लिखा है कि आपको 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, ठीक है, या 10 करोड़ रुपए आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा 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 याद रखिएगा। आप चाहे अच्छे काम करें या फिर बुरा रास्ता ढूंढे, आपके पास 10 करोड़ आएंगे। इसको बहुत ही डीपली समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आपके पास अगर आपके प्रारब्ध में है कि आपको 10 करोड़ रुपए आने हैं, तो वो 10 करोड़ रुपए आएंगे ही आएंगे, भले आप कोई अच्छा काम कर रहे हो या फिर आप कोई बुरा काम कर रहे हैं। ये तो क्लियर कट है। लेकिन आपने कौन सा रास्ता चुना। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि वो लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं, जो गलत रास्ता चुनकर पैसे कमाते हैं, और वो बोलते हैं गलत रास्ते से ही पैसा कमाया जाता है। ऐसा नहीं है। अगर वो सही रास्ता भी चुने तो वो उतना ही पैसा कमाएंगे जितना वो उस गलत रास्ते में कमा रहे हैं, क्योंकि उतना पैसा उनके लाइफ में आना ही आना है। ये निश्चित होता है, इसको आप काट नहीं सकते, कोई बदल नहीं सकता। नेचर के लिए गेन्स और लॉस वो निर्धारित किया हुआ है कि आपका लॉस होना है तो वो होगा। आपने अगर गलत रास्ता चुना तो आप अपने संचित कर्म बना रहे हैं आगे के लिए, जो आपको आगे चल के भोगना। कहने का मतलब है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ज्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर लूं केमिकल से, चीजों से, जिससे कि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, तो वो नहीं हो सकता है। आपको लग रहा है आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपको उतना ही प्रॉफिट होना था अच्छे कर्म करके भी। आपने कैसा योगदान दिया सोसाइटी को, आपने कैसा सोसाइटी में मैसेज दिया, अपने कर्म को बनाया, वो आगे चल के आपको भोगना, जो कि आपकी पत्री में साफ साफ दिखेगा।